चलो तब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज में हम लोग सीखने वाले हैं जीपी और सेकंड नंबर में पढ़ने वाले होंगे। ओह जीपी अभी कट कर दिए थे वीडियो से थोड़ा सा। तो हम लोग सीखने वाले हैं आज जीपी और सेकंड नंबर में हम देखेंगे आज स्लोप यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जीपी। जीपी आखिर होता क्या है? जीपी का फुल फॉर्म पीछे लिख दिए हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और जीपी एक नंबर का सीक्वेंस है। जैसे हम लोग एपी देखे थे, एपी के फॉर एग्जांपल मान लो 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए। क्या हम इस एक नंबर, ये जो सीरीज ऑफ नंबर लिखा हुआ है, बहुत सारा एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग एपी का नाम दे सकते हैं। एपी बोलने के लिए एक कंडीशन ये था कि सेकेंड वाला नंबर, अगर पहला नंबर 2 है तो सेकेंड वाला नंबर एक कांस्टेंट नंबर को जोड़ जोड़ के बनाया गया हो। जैसे यहाँ पे हम +2 ऐड किए होंगे तब जाके 4 बना होगा। अब नया नंबर विच इज़ 6, तो अगेन से हम +2 को ऐड करेंगे तब जाके आपका 6 बनेगा, और अगेन से +2 करेंगे 6 में तो आ जाएगा आपका 8। अगर ऐसा कभी भी मतलब कांस्टेंट चीज़ ऐड होते होते रहता है तो उसको हम लोग एपी कहते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जीपी में कहानी कुछ अलग है। यहाँ पे होता है कि एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ हो। क्या कहना चाहते हैं, एक लिख करके दिखाते हैं। कहने का मतलब है, अगर पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 1 है, तीसरा नंबर 1/2 है, चौथा नंबर 1/4 है, तो इन वाले में देखना, यहाँ से यहाँ तक में आप देखो मल्टीप्लाई मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। किससे मल्टीप्लाई किया है? हाफ से। जैसे इसको 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर 1 से अगर आपको नया वाला टर्म निकालना है तो अगेन से आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाफ से। तो 1 में जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बच जाता है आपका? 1/2। और 1/2 में जब आप हाफ से अगेन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा? 1/4। तो देखना यहाँ पे अगला टर्म, ये पीछे पहले टर्म है, इसके बाद वाला टर्म को लाने के लिए हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उसके बाद वाला नंबर को लाने के लिए एक अगेन से नंबर से, और ये सारा नंबर आपका एक ही जैसा है। एक ही जैसा, जैसे वहाँ पे एक ही नंबर को ऐड कर करके लेके आ रहे थे एपी के केस में, यहाँ पे एक ही तरह का नंबर को मल्टीप्लाई कर करके अगला टर्म ले करके आ रहे होंगे। अगर ऐसा कभी भी दिख रहा है सीक्वेंस तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एपी। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एपी। ये वाला जो दिख रहा है इसके लिए एक नाम हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसलिए, ज़रा तुम सोच करके देखो, ये सारा में कॉमन है ना, 1/2 1/2 1/2, और ये एक्चुअल में रेशियो है। कहने का मतलब है, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक में आपका आने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका 1/2 से मल्टीप्लाई है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेकेंड वाला टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट वाला टर्म। जैसे मान लीजिए ये सेकेंड वाला टर्म था, इसको मान लेते हैं A2 वाला टर्म था, ये आपका A1 वाला टर्म था। तो आपको अगर ये वाला रेशियो निकालना है तो आप A2/A1 कर दीजिए। A2/A1, तो A2 कितना है आपका? 1, और A1 कितना है भाई? 2। ये जो निकल के आता है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और इसको ज़्यादातर आदमी सिर्फ आर लिख करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे वहाँ पे एपी में कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी था ना, वैसे यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो टर्म इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? आर से। ठीक है, क्लियर है? अब देखना यहाँ पे अच्छा बात एक चीज़ ये है, अगर अगर हम एक टर्म लिखते हैं ए, जीपी का ये पहला टर्म है, तो बताओ दूसरा वाला टर्म निकालने के लिए हमको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि तुमको पता चला था ना भाई कि अगला टर्म लाने के लिए एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है जीपी के केस में, और एपी के केस में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है यहाँ पे। तब हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो वो कांस्टेंट नंबर आर है, वो कांस्टेंट नंबर क्या है? आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। जिसको बोलते हैं हम लोग भैया जी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। अब पहला अगर ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ आर हेयर, तो ए आर, दूसरा टर्म निकल गया। तीसरा टर्म निकालने के लिए अगेन से एक और आर से मल्टीप्लाई करो। इन वाले में एक और आर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आर पहले से था, एक और आ जाएगा आर, तो इसका मतलब आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। इस वाले में एक और आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब नहीं हो जाएगा? इस तरह करते करते आप बहुत सारा टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन आपका जो पहला वाला टर्म था जो कि ए लिखा हुआ है, इसको क्या हम टर्म 1 बोल सकते हैं? T1। सेकेंड वाला टर्म को क्या T2 बोल सकते हैं? ये टर्म 3 हो गया, ये टर्म 4 हो गया। एक चीज़ गौर करने वाला बात है, टर्म 1 में कोई सी भी तरह का आर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। टर्म सेकेंड में एक आर से मल्टीप्लाई किया गया है, और सेकेंड में आर जो है वो आर के ऊपर पावर 1 वाला आर है। लेकिन टर्म थर्ड में देखते हैं तो आर के ऊपर पावर कितना आ गया है? 3। फोर वाला में देख रहे हैं तो आर के ऊपर पावर कितना आ गया है?
यहाँ पे 2 आया था, सॉरी। 3 वाला में कितना आ गया है, r पे पावर 2, और 4 वाला में आ गया है r पे पावर 3। एक अच्छा बात यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जिस भी टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जीपी का जिस भी टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे हम 4 टर्म का बात कर रहे हैं या 3rd टर्म का बात कर रहे हैं, तो उसका नंबर निकालने के लिए याद रखना कि r का एक वैल्यू हमेशा कम ले रहे हैं। कहने का मतलब है, जैसे ही हम टर्म 3rd का बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद आ रहा है, a विच इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जीपी, और आप r से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन r के ऊपर पावर रहता है कुछ। अगर तीसरा टर्म निकालना चाहते हो तो पावर क्या लिखोगे आप, 2। देखो ना यहाँ पे लिखे हो कि नहीं लिखे हो। अगर आप चौथा टर्म निकालना चाहते हो तो आप a तो लिखोगे, लेकिन पावर r के ऊपर लिखोगे 3। मतलब जितना भी टर्म निकालना चाहते हैं उससे पावर 1 कम लिखना है। कहने का मतलब है, एक चीज़ और अगर हम इसमें देख लें तो ये बोल सकते हैं कि अगर आपको टर्म 10वां निकालना है तो आप a r पे पावर क्या करोगे, 9। या फिर हम ये बोल दें तुमको कि अगर आपको टर्म n को निकालना है, कितना निकालना है, टर्म nवां निकालना है। अगर टर्म nवां निकालना है तो क्या करोगे, a लिखोगे, r के ऊपर पावर n से एक कम, मतलब n-1। ये आपका Tn का फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर n टर्म निकालना है, कोई भी एक फाइनल टर्म निकालना होगा, तो उसमें आप क्या लिखोगे, a r पे पावर n-1। अब देखो पिछला वाला में एक सवाल इसमें बन सकता है, अगर पहले ये चेक करो क्या ये एक जीपी है। हाँ जीपी होगा। कैसे करोगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 1/2। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ऐसे डिवाइड कर करके सारा अगर सेम नंबर आ रहा है विच इज़ द कॉमन रेशियो, अगर नंबर सेम है इसका मतलब ये आपका क्या है, जीपी में। एक बार जीपी में प्रूफ हो गया तो बताओ ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये 3rd टर्म, वो 4th टर्म, इसी तरह 10वां टर्म अगर तुमसे पूछ लें तो 10 टर्म निकाल पाओगे। अभी तुरंत तुरंत फार्मूला पढ़े, T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टर्म 10 इज इक्वल टू ए और आर पे पावर जितना भी टर्म के बारे में बात करते हैं उससे एक कम, यानी कि AR⁴ n। अब एक बात बताओ, ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म विच इज़ 2 हेयर, मल्टीप्लाई आर कॉमन रेशियो कितना है भाई तुम्हारा 1/2, यानी 1/2 और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा 9। अब इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वही तुम्हारा यहाँ पे 10वां टर्म होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग AP निकाल सकते हैं। क्या बार बार AP बोल रहे हैं, इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जिस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जीपी। जैसे कि देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 7 टर्म ऑफ सीरीज 3, 6, 12। तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये वाला जो सीक्वेंस है जीपी में है भी कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं, 3 था, 6, 12 डॉट डॉट डॉट। पहले तो ये दिमाग में आता है ये नंबर देख करके, क्योंकि 10 में हम लोग AP पढ़ के आए हैं, कहीं ये AP तो नहीं है, चेक कर लो। AP का मतलब है सेम नंबर ऐड, यानी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ से यहाँ तक में आप देखो तो कितना दिख रहा है, +3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या दिखने लग गया, +6। सेम नंबर नहीं है तो यानी कि ये भैया AP में तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं GP में है कि नहीं। GP में चेक करने के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो चेक करो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर ये इस वाले को A1 बोल दिए, इसको A2 बोल दिए, इसको A3 बोल दिए, तो तुम निकाल सकते हो कॉमन रेशियो A2/A1 करके। ठीक है, या फिर कर सकते हो A3/A2 करके। अगर ये सेम आता है, अगर ये दोनों सेम आता है तो बोलेंगे हम लोग ये तुम्हारा जीपी में। चेक कर लो ना, A2/A1 पहले निकाल के देख लो। A2/A1, A2 का वैल्यू यहाँ पे है 6 और A1 का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 2। सिमिलरली आपका अगर ये 12 है A3/A2 विच इज़ अगेन से 2, क्योंकि कॉमन रेशियो इस वाले के केस में भी 2 आ रहा है, इस वाले के केस में भी 2 आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जीपी में, और अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो 2 होगा। ठीक है, तो नॉर्मली एगो करके एक ही तो रहने देते हैं, बाकी स्पेस भी बचेगा। हम बोलेंगे सबसे पहले आप क्या निकालोगे, CR का मतलब कॉमन रेशियो। निकालने का तरीका A2/A1, A2 इज हेयर 6 एंड A1 इज हेयर 3, तो यहाँ से आपका कॉमन रेशियो आ गया 2। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द 7 टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द 7 टर्म ऑफ द सीरीज। 7 टर्म निकालना है, यानी T7 निकालना है। अब एक बात बताओ, T7 निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, पहला टर्म लिखो A, और R के ऊपर पावर हमेशा जितना टर्म निकालना होता है उससे एक कम होता है, यानी कि अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। अब बताओ इस क्वेश्चन में A का वैल्यू कितना दिया हुआ है विच इज़ 3 है, और R मतलब कॉमन रेशियो विच इज़ 2 है, उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा आपका 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो भाई यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
चलो 2 पे पावर 4 इंटू 2, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। डायरेक्ट लिखो ना, 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 64, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 तिया 12, 1 6 तिया 18, 19, यानी कि आंसर आ जा रहा है 192। जब इसको आप पूरा करते 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 आप 7वां टर्म में पहुंचोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 192। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी का है कि नहीं, नहीं है। अब बहुत अच्छा सवाल, या फिर हम बोल सकते हैं जीपी से हम लोग को मैक्सिमम जो फिजिक्स में काम आता है वो क्या आता है, वो ये आता है कि आपको एक सीक्वेंस दे देगा, अब आपको बोल दिया जाएगा कि भाई ये आपका जीपी है। हम भी पता कर लेंगे, अगर जीपी है तो उसमें पहला टर्म ए तो आपको दिख ही जाता है, सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो भी आप निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछता है सम का फॉर्मूला। सम का मतलब जैसे ये जीपी है, A2 A3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा टर्म है आपका। अगर बहुत सारा टर्म है तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल सम कितना होगा। टोटल सम, टोटल अगर टर्म है सबको जोड़ दें तो वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको 3 फार्मूला याद करना है। आप जो भी बोलो, आप उसको रटना चाहते हो तो रट लो, या फिर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जिसमें कि एक लास्ट वाला फार्मूला जो है वो तो हमको लगता है आप वो पहला 2 भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा वाला कभी भी मत भूलना। चल देखते हैं वो फार्मूला क्या है। पहला हम ये बोल रहे हैं कि ये अगर a है, ये ए आर है, ये ए आर पे पावर 2 है, ये ए आर पे पावर 3 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके आपका एक सीक्वेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है भाई आपका, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है ए, और आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, आर। क्या दिख रहा है आपको, कॉमन रेशियो आर। यहाँ पे अगर हम आपसे सम के बारे में पूछें, क्या पूछें हम, टोटल सम ऑफ जीपी, तो याद रखना भाई ये 2 केस के ऊपर डिपेंड करता है, ये फार्मूला अलग अलग हो सकता है। पहला हो सकता है किसी किसी जीपी का आपका जो आर का वैल्यू है वो आपका आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। केस 1, क्या बोल रहे हैं, केस 1, ऐसा कोई जीपी जिसका आर का वैल्यू बड़ा है किससे, 1 से, तो उसके लिए जो सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पहला टर्म, ठीक है, आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर पे पावर n माइनस 1, आर पे पावर n माइनस 1। ठीक है, आर का मतलब कॉमन रेशियो, n का मतलब कितना टर्म तक आप सम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला के लिए भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। एक बात बताओ, ये 2 है, 4, 8, 16। अब यहाँ पे हमें अगर बोल दें ये जीपी में है तो तुम देख लो ये जीपी में है, और जीपी में कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 4/2, ये आ जाएगा आपका आंसर 2। कॉमन रेशियो आ गया यहाँ पे 2। क्या 2 1 से बड़ा नहीं है, केस फर्स्ट वाला कहानी नहीं हो रहा है कि आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 1, अगर ये वाला ग्रेटर है तो फार्मूला आपका ये लगेगा, फार्मूला आपका ये लगेगा, ये वाला। ठीक है भाई, लगा देते हैं, बना देते हैं। एक बात और पूछते हैं आपको, कीड़ा बहुत उड़ता है। ठीक है, 2, 4, 8 और 16। हाँ, ये डाउट ये हो सकता है कि ज़रूरी है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके ही कॉमन रेशियो निकाला जाए। नहीं, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को ले लो, ये एक सीरीज में, जैसे इन दोनों को चुन लो, इन दोनों को चुन लो, उनमें से जो सेकेंड वाला होगा, जैसे कि 2 चुनोगे तो एक अपने आप फर्स्ट कहलाने लगेगा और सेकेंड वाला आपका सेकेंड कहलाने लगेगा। तो सेकेंड वाला को आप ऊपर लिखना और फर्स्ट वाला को आप नीचे लिख करके जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आएगा कॉमन रेशियो का वैल्यू। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब सम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरे भाई, हम बोलते हैं सम इज इक्वल टू होता है पहला टर्म विच इज यहाँ पे आपको 2 दे रखा है, आर पे पावर, आर का मतलब कॉमन रेशियो अगेन से वो भी आपका 2 है। अब आपको ये भी तो डिसाइड करना होगा, ये जीपी तो है, हो सकता है ये ख़त्म ही ना हो, कहीं एक फिक्स अमाउंट तक आपको जोड़ना है। तो हम मान लेते हैं हमको 3 नंबर तक जोड़ना है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। अगर 3 टर्म तक जोड़ना है तो इसका मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो 2 पे पावर 3 माइनस 1 ऐसा लिखेंगे, डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ आर पे पावर n माइनस 1 है तो हम बोलेंगे 2 पे पावर 3 नीचे भी होगा और माइनस 1 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ऊपर में 2 था, ये आपका 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1, और नीचे भी आ जाएगा आपका 8 माइनस 1। इस हिसाब से यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, अरे 8 में से 1 जाएगा 7, 7 इंटू 2 14, 14 बाय, और नीचे में कितना आ जाएगा 7। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का आंसर आएगा 14/7। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपका कट के कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14। कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं ना कर रखा है मैंने। एक बार फार्मूला को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 टर्म का सम ऐसे ओ सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। यू जस्ट हैव टू एडिट। ऊपर में आर पे पावर n-1 होता है, लेकिन नीचे में नॉर्मली r-1 होता है, n नहीं होता है, r-1। देखो ये बड़ा मिस्टेक हो रहा था। हम भी यहाँ सोचे ना कि देखो हम 3 को जोड़ रहे हैं, 2 को, 4 को और 8 को। ऐसे ही देखने से पता चल रहा है 4 और 2 6, और 6 और 8 तुम्हारा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने आ रहा है 14/7 यानी 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, तो तुम फार्मूला ही गलत बताए थे तुमको। फार्मूला वापस अब सुधार लो। हम क्या बोल रहे हैं, s इज इक्वल टू ए लिखेंगे आर पे पावर n-1। नीचे भी r-1 यहाँ, लेकिन पावर n नहीं लिखेंगे नीचे में, ये गौर करने वाला बात है। 2 इंटू 2 पे पावर 3-1, और नीचे में है r-1। r की जगह पे हमारा भाई कितना वैल्यू है, 2-1। अब इसको ज़रा तुम सॉल्व करो तो आ जाएगा, ऊपर में 8 में से 1 जाएगा 7, 7 दूनी 14, और नीचे में 2 में से 1 जाएगा 1। तो आंसर कितना आ रहा है भाई आपका, 14। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है आपका, 14। ये था आपका केस 1, जहाँ पे आपका r का वैल्यू आपको 1 से बढ़ा। लेकिन कुछ कुछ जीपी में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, यानी कि हम केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, केस 2 के बारे में, जहाँ पे r का वैल्यू जो है वो आपका 1 से छोटा होता है। r का वैल्यू 1 से आपका छोटा होता है। उसके केस में जो आपका सम का फॉर्मूला होता है वो रह तो यही जाता है, लेकिन उल्टा हो जाता है। जैसे इससे पहले वाला में r पे पावर n-1 देखे थे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस r पे पावर n, 1 माइनस आर पे पावर n। और नीचे में आपका क्या होता, वहाँ पे था r-1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेंगे अगर होगा हमारे पास तो। अगर आपको करना है कि नहीं ये क्वेश्चन दो हम बनाएंगे तो आप कर सकते हो। सबसे पहला वाला तो इसी के ऊपर बेस्ड था। 2 है, फिर 1/2 है, फिर आपका है 1/2 कैसे आएगा, पहले 2 फिर 1 फिर 1/2 फिर आपका 1/4, इसी तरह चला जा रहा है। इस वाले में देखना आपका कॉमन रेशियो का वैल्यू आपको 1 से छोटा आएगा, चेक कर लो। सेकेंड वाला टर्म विच इज़ 1 एंड इससे पहला वाला टर्म विच इज़ 2, इसी को ना बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 1। 1/2 का मतलब होता है 0.5, एक से छोटा है ना, इसीलिए कॉमन रेशियो, क्योंकि 1/2 से छोटा है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पे पावर n और 1 माइनस आर। एक और फार्मूला होता है, मान लो ऐसा कोई एक सीक्वेंस ले लें जीपी का कुछ ऐसा सीक्वेंस ले लिया जैसे ए आर, चलता जा रहा है चलता जा रहा है और टिल इन्फिनिटी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोले थे ना ये एक फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, a/1 - r। a/1 - r, अगर ऐसा कभी भी इन्फिनिटी तक जाता हुआ आपको कोई ए पी दिख रहा है तो आप कुछ भी मत करो, सबसे पहले निकाल लो आप कॉमन रेशियो। जो पहला टर्म है उसको ऊपर लिखो और डिवाइड कर दो 1 - r से। थोड़ा सा फिर से रिकॉल करा देते हैं हम तीनों फार्मूला। ठीक है, इस पेज में हम मिटा देते हैं। सबसे पहला हम लोग देखें फार्मूला, s इज इक्वल टू ए आर पे पावर n-1 बाय r-1। ये हम कब बोले थे, कब लगाओगे आप, जब r का वैल्यू आपका 1 से बड़ा होगा। जब r का वैल्यू आपका 1 से बड़ा होगा, ये पता कैसे चलेगा बड़ा या छोटा, तो कॉमन रेशियो पहले निकाल लेना, उसके बाद फिर पता अपने आप चल जाता है। ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला नंबर 1। जीपी में बस इतना ही देखना है भाई, पहले बता रहे हैं। दूसरा, अगर आपका r का वैल्यू 1 से छोटा है तो हम बोलेंगे 1 माइनस आर पे पावर n और 1 माइनस आर। ठीक है, ये कब का कहानी होगा, जब r इज लेस देन 1। तीसरा जो फार्मूला होगा वो है तुम्हारा सम इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ठीक है, a/1 माइनस आर। ठीक है, हाँ तो ये 3 फार्मूला देख लो, ये 3 फार्मूला देख लो, उसके बाद हम लोग सवालें करेंगे, सवालें। ठीक है मेरे भाई, क्या याद हो गया ये 3 फार्मूला। ठीक 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 ठीक। तो ये आपका हो गया, ये फार्मूला कब लगाते हैं, एट इन्फिनिटी। चलो सारा हो गया। तो ये 3 फार्मूला ही याद कर लो, आपका जीपी का कहानी जो फिजिक्स में आता है वो ख़त्म हो जाएगा। चलो आप सवाल करके देखते हैं, सम वाला तुमसे बनता है कि नहीं बनता है।
यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। कितना टर्म तक का हमको सम निकालना है? 5 टर्म तक का। आपको जीपी दे रखा है, क्या दे रखा है? जीपी। अगर जीपी दे रखा है, अगर जीपी दे रखा है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आर। पहले ए दिख रहा है हमको आराम से, ए मतलब पहला टर्म विच इज़ 1 हेयर, और कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड वाला टर्म विच इज़ 3 डिवाइड बाय फर्स्ट वाला टर्म विच इज़ 1, तो आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आर 3 आया, 3 जो कि क्या है आपका 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा? ए आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म विच इज़ 1, आर पे पावर n, आर तुम्हारा 3 आया है, n मतलब कितना टर्म तक का सम निकालना है? फर्स्ट 5 टर्म। n का मतलब 5 के बारे में इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं, तो 3 पे पावर 5 लिखेंगे माइनस 1 डिवाइड बाय r लिखा है, r मतलब r कितना आया है? 3, तो 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, 3 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है? वाह, गुना करके देख लो, 1 2 3 4 और 5 बार 3 लिखना है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 3 मतलब 81 इंटू 3, तो 3 8 तिया 24, 243, 243, 243। 3 पे पावर 5 का मतलब होता है 243 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 विच इज़ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 242/2, और इससे आपका सॉल्व हो जाएगा 1 2 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 1। क्या ये बात समझ में आया? चलो दूसरा है, अब इस बार आपको सम निकालना है, टोटल सम ऑफ द सीरीज, लेकिन यहाँ पे याद रखना है इन्फिनिटी तक दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे भैया कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म विच इज़ 1/2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 हेयर। ओके, तो हम बोलते हैं 1/2, और अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, ऐसा कुछ होता है ना सीन भाई। तो आंसर क्या आ गया आपका? कॉमन रेशियो मतलब 1/2। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/2। ऊपर से बोला इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है? a/1 माइनस आर। इन्फिनाइट तक का जो सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो सम इज इक्वल टू ए, कितना दिया है भाई? ए। सीरीज को देखने में जो पहला वाला नंबर दिखता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ए। 1 दिया हुआ है, उसके बाद 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना आ गया है? 1/2। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, तो 1 माइनस 1/2 अगेन से 1/2 होगा, और इस तरह से ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सम का वैल्यू कितना आ गया भाई? 2। कहने का मतलब है अगर यहाँ से सम जोड़ते 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 इन्फिनाइट तक जोड़ते हुए चले जाएं तो आंसर आपका कितना आएगा? 2। ये आपका दूसरा था, ठीक है। तीसरा सवाल देख लो, ये वाला भी सवाल अच्छा है, ठीक है, ये वाला भी सवाल अच्छा है। इसमें एक फार्मूला का ज़रूरत होगा, वो हम बता देते हैं फिलहाल। यहाँ बोल रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन ये रहा, इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। फिलहाल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बताते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है KQ/R। KQ/R। के का मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू का मतलब आपका चार्ज से रिलेटेड है, आर का मतलब है कितना डिस्टेंस में हम उसको रखें या चार्ज को कितना डिस्टेंस पे रखें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि इफ़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ अल्टरनेट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, कितना को चार्ज रखें? इन्फिनाइट को, ठीक है। तो इन्फिनाइट को रखें, सेम मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये वाला 2 कूलम का है तो ये वाला भी 2 कूलम का, ये वाला भी 2 कूलम, चार्ज सेम है लेकिन अल्टरनेट चार्ज है। अल्टरनेट मतलब अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू है तो फिर माइनस क्यू है, ठीक है। हमसे पूछा ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ए। तो ये चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल लगेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो बोलेंगे भैया के तो कांस्टेंट है, क्यू इसका क्यू दिया हुआ है, और आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो कि आपको कितना दिया हुआ है? ए, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ गया। अब सेकेंड नंबर हम बोल रहे हैं ये बंदा भी तो इस सेंटर पे आपका वो लगा रहा होगा ना, क्या बोल सकते हैं, क्या लगा रहा होगा मेरे भाई? पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? तो बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का ए है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का 2a लिखा हुआ है, तो हम इसको कितना मान लेंगे? 2a। ओके, तो हम बोलेंगे ये पोटेंशियल कितना लगा रहा होगा, तो तुम बोलोगे पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा के
चार्ज कितना है माइनस क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2a। इसका मतलब बोल सकते हैं माइनस के क्यू बाय 2a। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा देखो, हम बोल रहे हैं कि ये बंदा भी तो लगा रहा होगा ना यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो बोलोगे भैया 4a दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4a। तो हम बोलेंगे चलो पोटेंशियल वाला, तो के फॉर्मूला q कितना है यहाँ पे प्लस में q बाय डिस्टेंस कितना है 4a। अगर आप सीक्वेंस देखो तो पहला तो इसके द्वारा पोटेंशियल लग रहा है, फिर इसके द्वारा लग रहा है, फिर इसके द्वारा लग रहा है। सारा पोटेंशियल अगर जोड़ लें ओरिजिन पे, तब हमको टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा कि ओरिजिन पे एक्चुअल में लग कितना रहा है। तो चलो, पहला है तुम्हारा के क्यू बाय ए, दूसरा है माइनस के क्यू बाई 2a। क्या क्या बन रहा है आपका के क्यू बाय ए, दूसरा आपको किसके साथ जोड़ना है इसको माइनस के क्यू बाय 2a, फिर प्लस इसको किसके साथ करना है भाई, पहला तो आप इसको जोड़ लिए, सेकेंड इसको जोड़ लिए, थर्ड नंबर में आपका के क्यू बाय 4 है, के क्यू बाय 4 है। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा के क्यू और ए, तो आप के क्यू बाय ए को कॉमन निकाल लो, के क्यू बाय ए को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे आपका कुछ नहीं 1 बचेगा, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है ना ये वाला आगे वाला, तो माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 1/2, यहाँ पे आपका बचेगा प्लस 1/4। ये आपका ख़त्म नहीं चलेगा क्योंकि आपका अल्टरनेट चार्ज इन्फिनाइट नंबर तक है, चलते 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 कहाँ तक है आपका इन्फिनाइट। भले यहाँ लिखे नहीं है, चलो डॉट डॉट लाइन से इन्फिनाइट तक बना देते हैं। तो हमको 3 नंबर पता चल गया, और 3 नंबर हमारे को काफ़ी है एक सीक्वेंस पता करने के लिए, कॉमन रेशियो पता करने के लिए। तो ये तो आगे है, इसको तुम अच्छा से देखो तो ये कॉमन रेशियो जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन कॉमन रेशियो है कितना वो निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है 1/2 या -1/2, एक्चुअल में -1/2 दिख रहा है, उसको किससे डिवाइड करना है मेरे भाई फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 हियर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा -1/2 है। ठीक है, अब तुमको पता है यहाँ से यहाँ तक इन्फिनाइट को टर्म है, जीपी भी शो हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका सम कितना हो जाएगा ये हम अलग से निकाल के ही तुमको दिखा देते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म जो हम लोग पढ़े थे उसमें था a/1 - r। अब बताओ a कितना है, a फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो कि दिया हुआ है तुमको 1, क्या दिया हुआ है तुमको 1/1 - r, 1 - r कितना दिया हुआ है, r अभी तुरंत निकाले जो कि है -1/2। देखो फॉर्मूला में एक माइनस अलग है वो तो बात की बात है, लेकिन कॉमन रेशियो में भी तुम्हारा कितना आ रहा है 1/2। तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + 1/2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2 1 3/2 यानी 2/3। फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा आपका 2/3। तो एक बात बताओ, इनको तो अभी तक हम भूलेंगे नहीं, ये लिखा हुआ है आपका के क्यू बाय ए, लेकिन इनका सम कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक का, आप बोलोगे 2/3, क्या बोलोगे 2/3। तो बस यहाँ पे 2/3 लिख दो और आंसर आ गया आपका। थोड़ा अच्छा से लिख दो 2/3 के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए। ठीक है, अब ऐसा सवाल आपको दिया जाता है, ये वैसे सवाल पता है कहाँ का था, ये क्लास 12 का था। अब उस समय आपको ना जीपी पता होगा तो आप ये बना भी नहीं पाओगे, इसीलिए हम लोग को जीपी पढ़ना चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, डर लग रहा है, आधा घंटा हो गया ना। चलो, तो अब हम लोग कहीं ना कहीं जीपी वाला कहानी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, जीपी वाला कहानी ख़त्म कर चुके हैं। हाँ, अब चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। वाह, 5वां पेज चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का। किसका बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन का। उससे पहले एक चीज़ और सुन लो, ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और सुन लो। मान लो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, अरे जैसे मान लो हम बोले ये पूरा एक प्लेन है, यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे हम एक जगह कोई एक घर है, ठीक है, ये पूरा एक प्लेन में हम घर को बताना चाह रहे हैं, तो कैसे बताएंगे बताओ तुमको। तो हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि ये जो बेस है ना, इससे आप 2 मीटर ऊपर चले जाओ, और जो ये आपका हाइट है ना, इससे आप 3 मीटर इधर चले जाओ। जो 2 मीटर बेस ऊपर जाएंगे और उधर से जो 3 मीटर इधर आएंगे, जिस जगह पे दोनों लाइन कट कर रहा होगा उसी जगह पे ये वाला घर है। ठीक है, बस वैसे ही आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये मान लो कि एक ग्राफ बना दिए, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस।
यहाँ पे अगर पॉइंट P है और हमको पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है तो हम बोलेंगे x से कुछ ऊपर और y से कुछ बाजू में, यानी x का कुछ वैल्यू, ये वाला कुछ वैल्यू, और y का भी कुछ वैल्यू। अगर x का और y का वैल्यू पता रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। मान लो हम लोकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, x का और y का। अब ऐसे ही आपका दो पॉइंट दिया हुआ था, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है आपका Q। एक पॉइंट है आपका P और एक पॉइंट है आपका Q। अब P पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, यानी P के लिए भी आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और आपका Q के लिए भी होगा। तो Q का मान लीजिए कि x2 है और y2 है। अरे हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़रा ये पॉइंट का तुम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, कुछ तो होगा ना। ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में किसका होगा, x वाले लाइन का। आपको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, और ये डिस्टेंस किसका है, y वाले लाइन का, जो कि आपका y1। ओके, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करोगे और ये वाला ड्रॉ करोगे, तो दिस इज़ द लाइन ऑफ x2 एंड दिस y2। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइन पता चल गया, कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो आप ये बता सकते हैं दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितना दूरी पे है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितना दूरी पे है, मतलब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। क्या हो जाता है, इसको ना थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब नहीं करेगा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, और ये दूरी निकलता भी है एक डिस्टेंस फार्मूला से। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, चेक करना, बताते हैं तुमको। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का दूरी बताता है या किसी दो पॉइंट के बीच का दूरी बताता है। उस दूरी को निकालने के लिए हम बोलेंगे एक बार आप अंडर रूट डाल लो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो। तो x2 माइनस x1, ये डिफरेंस है x का कोऑर्डिनेट में, उसका स्क्वायर कर दिए। फिर उसको आप जोड़ दो दोनों का y वाला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस से, मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगा वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू होगा। अब अगर ये बात तुमको समझ में आ गया तो चलो एक सवाल फटाक से करके देखते हैं। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। एक पॉइंट है 3,4 और दूसरा पॉइंट है -2 और 5। मान लो अगर ये वाला पॉइंट पहला वाला है तो इसको बोल सकते हैं ये x1 का वैल्यू है और ये तुम्हारा y1 का वैल्यू है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा देखा जाता है कि पहला पॉइंट हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए x1 और दूसरा वाला का लिख दिए y1। ठीक है, इसके लिए चेक करो, इसको अगर हम लोग बोलें सेकेंड पॉइंट तो यहाँ पे हो जाएगा x2 और y2। क्या हो जाएगा, x2 और y2। अब अगर हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अभी तुरंत फार्मूला पढ़ के आए, ये होता है। फिर फार्मूला में हम ये देखे थे कि दोनों का x का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस किसके साथ कर देते थे, y2 माइनस y1 के साथ का होल स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं भाई। तो देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, और ये माइनस लिखे, x1 कितना है भाई 3, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5 और वहाँ पे 4 है, यानी 5 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चल तो इसके केस में क्या हो जाएगा, -3 और -2 -5 और -5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। तो 25 और 1 क्या हो जाएगा 26, तो √26। यानी कि हम अगर बोलें कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है तो आप बोलोगे √26। क्या बोलोगे, √26। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग कहीं ना कहीं स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्लोप से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगा भाई आपको, ये वाला। ठीक है, एंगल। देखो हम आपको 0 से लेके 90 डिग्री का वैल्यू याद कराए थे। अब हम आपको क्या कराना चाहते हैं, 0 से लेके 90 तक तो याद किए ही थे, लेकिन हम आपको बोलते हैं 180 तक भी याद कर लेते हैं। आसान भी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो कैसे याद करते हैं। फ़िलहाल अगर आपको याद है तो आप 0 से 90 तक बिना देखे लिख सकते हैं, या फिर देखो हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। वाह, क्या हो गया ये वाला जो होगा इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं, हमको जगह ज़्यादा चाहिए होगा। चलो ठीक है, ठीक है।
पहले हम साइन का बारे में बात करेंगे, दूसरा हम कॉस का वैल्यू लिखेंगे, तीसरा हम किसका लिखेंगे वैल्यू, टेन का लिखेंगे। अगर जीरो का बात करें तो इसका होता है 0 1 0, कलर चेंज कर लेते हैं, 0 1 0। ये होता है आपका ½ √3/2 और ये होता है आपका 1/√3। ओके, अब बहुत ज़्यादा पास में माइक लेके आ जाते हैं और फिर लिखते हैं, सॉरी बोलते हैं। अब तो आवाज़ मस्त आ रहा होगा ना। चलो, अब देखो 45 के लिए हम लिखेंगे 1/√2, 1/√2 और ये आता है आपका 1। 60 के लिए वैल्यू होता है आपका √3/2, 1/2 और √3। 90 डिग्री के लिए वैल्यू होता है 1 0 नॉट डिफाइन। ठीक है, अब 120 के लिए क्या वैल्यू होता है उसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वैसे निकाल सकते हैं क्योंकि हम 90 तक पढ़े हैं और 90 के बाद वाला के लिए हम लोग एक तरीका सीखे थे। पहले क्वाड्रांट का पता करना, क्वाड्रांट से फिर चेक कर लेना नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होगा और उस वो एक लेंथी प्रोसेस था। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आप जैसे याद कर सकते हैं, जैसे इनको रटा था आपने वैसे इनको रट सकते हैं, लेकिन रटने का हमको नहीं लगता कोई ज़रूरत भी है। कैसे, चलो देखना। हम ये बोलते हैं कि 90 को अगर आप एक मिरर के जैसा ट्रीट करो, मिरर मतलब जैसे कि आपको एक मिरर को देखते हो तो आपका चेहरा जितना बाहर दिखता है मिरर के उतना ही अंदर भी उसका तस्वीर बनता है। तो बस वैसे ही सोचो कि ये जो आपका 90 डिग्री है ये आपका एक मिरर है, ये जो 90 डिग्री आपका ये क्या है, मिरर है। तो मिरर के इस साइड पे जितना वैल्यू होगा मिरर के इस साइड पे भी उतना ही वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पूछो 90 से आपको 120 जाने के लिए कितना डिग्री एंगल ऐड करना पड़ा होगा, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। 90 में अगर आप 30 डिग्री ऐड करते हो तो आपका आ कितना जाता है 120 डिग्री। लेकिन अगर 90 में आप 30 डिग्री घटाते हो तो आपको आ कितना जाता है भैया 60 डिग्री। तो जितना 60 डिग्री का वैल्यू है वही वैल्यू आपका सेम टू सेम मैच कर रहा होगा 120 से। ये याद करने का एक तरीका है। अब 120 का भी 60 के बराबर क्यों आ रहा है वो आप तुम वो वाला क्वाड्रेंट वाला तरीका से निकाल के चेक कर लो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। हम तो ऐसे ही बता रहे, तुम याद कैसे रखोगे उसका तरीका। तो सारा वैल्यू आप टिप दो, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका √3। बस फ़र्क ये रहेगा कि पहला वाला जो साइन का वैल्यू रहेगा वो प्लस में रहेगा, बाकी सब आप क्या बोलोगे नेगेटिव में। ठीक है, 60 का वैल्यू के डिट्टो इक्वल तो हो जाएगा 120, लेकिन साइन वाला पॉजिटिव, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ऐसे ही ज़रा चेक करो, हमको 135 चाहिए, तो बताओ 90 से 135 जाने के लिए हमको कितना डिग्री एंगल को ऐड करना पड़ा होगा। तो आप बोलोगे 90 में अगर 40 जोड़ दें तो अच्छा हो जाएगा ये 30, हाँ मतलब 45 जोड़ना पड़ा होगा। कितना जोड़ना पड़ा होगा आपको 45। तो ज़रा तुम सोचो 90 से अगर 45 पीछे चले जाएँ तो कौन सा एंगल में पहुंच जाएंगे 45 में। तो जो वैल्यू आपका 45 का होगा वही वैल्यू आपका 135 का रिपीट करेगा। तो हम वही चीज़ लिख देते हैं, पहला वैल्यू है 1/√2, दूसरा वैल्यू भी 1/√2 और तीसरा वैल्यू आपका 1। बस सिंबल में ये बात ध्यान रखना, साइन है ये पहला वाला लाइन, इसका मतलब ये वाला प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा आपका नेगेटिव। ओके, तीसरा 150, यानी 90 से आपको कहाँ जाना है मेरे भाई 150, तो कितना आप जोड़ के पहुँचोगे, तो आप बोलोगे 60। कितना बोलोगे 60। तो आप सोचो कि 90 से 60 पहले जो एंगल का वैल्यू रहा होगा वही तुम्हारा 90 के 60 बाद का वैल्यू रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं 150 किसके जैसा दिखेगा आपका 30 डिग्री के जैसा, यानी 30 डिग्री का जितना वैल्यू है सारा का सारा वैल्यू आपका इसके लिए रिपीट हो जाएगा। ये आपका 1/2, ये आपका √3/2 और ये आपका 1/√3। ओके, फिर से वही बात, इन वाले में नेगेटिव करो और ऊपर वाले में आप पॉजिटिव रखो। साइन वाला में आपको पॉजिटिव रखना है, बाकी सब में आपको क्या रखना है नेगेटिव। सिमिलरली 90 से हम कितना ऐड करें जो आपको 180 में पहुंचा दें, तो आप बोलोगे 90 से कितना कम कर दें जो आपका एंगल में, जो आपका 90 से उतना कम करने पे पहुंचा जो कि 0 डिग्री है, बिल्कुल उतना ही आपका 180 का आ जाएगा, यानी 0 1 0। फर्क क्या रहेगा -1 का। यानी कि हम ये बोले कि अगर इतना याद है तो ये आपका लॉजिकली या फिर तुक्का, तुक्का नहीं बोल सकते हैं, याद रखने का तरीका जो बताए इससे आपको याद हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। ओके।
चलो तो आ गए वापस से, पी लिए पानी। भाई देखो कीड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो भाई, इस साइड लैपटॉप रखें अपना तो उससे दिखता है। लैपटॉप अगर सामने रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट कैमरा का तार वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो जहाँ तक में काम बन रहा है भाई बना लो, ज़्यादा अगर अटेम्बरी करेगा तो फिर दिक्कत है। हाँ, तो हम आपको क्या बता रहे थे, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओ 20 तक पहुँच गए। 20 पेज हमारा स्लाइड ख़त्म हो गया है, तो हम कुछ पेजों को डिलीट कर देते हैं। जो क्वेश्चन हमने कर लिया है वो पेज सब हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला भी कर लिए, ये वाला भी कर लिया हमने, ये वाला भी कर लिया भैया, दिस दिस। अब लगभग हमारे पास बहुत सारा खाली पेज बच चुका है। चलो अब 10 वाला देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है आपका, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। नॉर्मली अगर हम आपसे पूछें कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट का एक क्वाड्रांट लिए और यहाँ पे एक लाइन को खींच देते हैं, ठीक है। कैसा लाइन खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, जो कि ये है। अब अगर हम आपसे पूछते हैं ये अगर ओरिजिन से पास हुआ है और इस पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं, पी, तो इस पॉइंट के पास कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स का रहा होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आपका वाई का रहा होगा। ओरिजिन पे भी रहा होगा एक्स और वाई का वैल्यू, बट वो जीरो जीरो है। अब एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में भी डाल दो और यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में भी डाल दो, तो तुमको पता चलेगा ये वाला दूरी जो है कहीं ना कहीं एक्स बता रहा है, और ये वाला दूरी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि आपका क्या बता रहा है, वाई बता रहा है, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ थीटा डिग्री एंगल ऊपर पे लाइन है, तो आप एक काम करो, इसको आप बोल दो थीटा। क्या बोल दो, थीटा डिग्री ऊपर है। और यहाँ से आप एक चीज़ डिफाइन करना स्टार्ट कर दो कि टेन थीटा, क्योंकि एक ट्रायंगल आपका बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप बोलो टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो कि है वाई बाय बेस विच इज एक्स, वाई बाय एक्स। और अगर हम टेन थीटा के बदले एम लिख दें, टेन थीटा के बदले क्या लिख दें, एम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स। यहाँ से अगर आप वाई को लिखना चाहें तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम एक्स, या फिर सीधा सीधी बोलो वाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एम एक्स। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ये आपका एक इक्वेशन आ गया किसका, इस वाले स्ट्रेट लाइन का। y का मतलब y कोऑर्डिनेट, m का मतलब टेन थीटा, m का मतलब टेन थीटा, और इसी m जो है, m मतलब जो टेन थीटा है, इसी के लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। अगर कोई आदमी आपसे स्लोप पूछता है लाइन दे करके, एंगल दे करके, तो आप टेन थीटा निकाल दो, मतलब वो आपने स्लोप निकाल दिया, ठीक है। एक्स मतलब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग एंगल। अब देखो, मान लो ये लाइन ऐसा नहीं रहता, ये लाइन कोई वाई वाला एक्सिस को कट करके निकलता, कुछ ऐसा सिचुएशन रहता, यहाँ से कट करके निकलता, ये वाला एंगल तो बनता हुआ दिख रहा है भाई हमको, ठीक है। अगर नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा था तो हम बोले थे वाई इक्वल टू एम एक्स, सिर्फ क्या बोले थे, वाई इक्वल टू एम एक्स। जब यहाँ से कट करके निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा ऊपर की तरफ कट कर रहा है, जो कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे वाई वाला एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट। क्या रखते हैं, वाई इंटरसेप्ट, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सी से। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वाई इक्वल टू एम एक्स का मतलब इसके बारे में बात कर लिए, लेकिन कट कर रहा है उसको भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो बोलेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। खतरनाक। देखो बताते हैं क्या हुआ। हाँ, ये आपका भारी वाला पार्ट जिसके अंदर माइक का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। फोकस। ठीक है, कैमरा वहाँ है, ठोके इसको नहीं बताओ। तो ये वाला जो है तुम्हारा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला है तुम्हारा, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ये थोड़ा भारी है। ये है तुम्हारा माइक वाला पार्ट। अब इसको देखो, इन दोनों के तार का डिफरेंस है ये, ठीक है, देखो ये तार का डिफरेंस,
अब इसको रखते हैं हम अपना जेब में, ऐसे ही टांगने के लिए ये दिया, जिस तरह खोप नहीं टांगते वैसे। हुआ क्या, ये फटाक से गिर गया। अगर ये गिरेगा तो इसको भी टानेगा ना, इसको भी टाना तो फटाक से छूट गया। और ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेट फटाक से इसके साथ चिपक जाता है। और जब फटाक से चिपका ना तो हमको लगा कि कौन टान लिया तो खतरनाक। कोई नहीं, अब हम कर लेते हैं इसको थोड़ा। अब नहीं गिरेगा, अब देखते हैं साला कैसे गिरता है। हाँ, तो हम ये समझा रहे थे कि नॉर्मली अगर ये लाइन है और इससे पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स। बट अगर यहाँ से पास हो रहा है कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को काटते हुए, ठीक है, तो बोलेंगे y इक्वल टू, इसका जो स्लोप का ग्राफ बनेगा, सॉरी इक्वेशन बनेगा एम एक्स प्लस सी। क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। अब ये सी आपका प्लस भी होता है, सी का मतलब है वाई को किस जगह पे काट कर रहा है, काट रहा है। और इसके लिए लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या वर्ड बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और अगर ये यहाँ से कट कर रहा है तो यहाँ पे आपका सी निगेटिव की तरफ कट रहा है, तो मतलब सी यहाँ पे आपका निगेटिव है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई इससे टेंशन नहीं है। तो हम आप अगर एक इक्वेशन फाइनली लिख दें तो बोलोगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपका किसका वो है इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का। y का मतलब y कोऑर्डिनेट, m का मतलब यहाँ पे याद रखना है जो कि है स्लोप। और स्लोप का वैल्यू किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और यहाँ जो c है, c याद रखना है कि y को किस पॉइंट पे काट रहा है, y एक्सिस पे वो जो लाइन है वो कहाँ पे काट रहा है, तो इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। अब इतना बात हो गया तो एक सवाल करके देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है, मान लो y इक्वल टू √3x प्लस 2, और बोलता है कि इस वाले को देख करके आप एक ग्राफ बना करके दिखाओ लाइन का। तो हम बोलेंगे देखो भाई ये y ही दिख रहा है, ये इक्वल टू कुछ ऐसा वाला सिचुएशन दिख रहा है ना, ये c के नीचे है, ये m का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख गया m किसके इक्वल है, आपका √3। और m का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब √3। और बताओ टेन में √3 का वैल्यू कौन सा डिग्री में एंगल में होता था, तो आपको याद आएगा 60 डिग्री में। इसका मतलब यहाँ से आपको किसके बारे में पता चल गया, एंगल के बारे में, जो कि है आपका 60 डिग्री। क्या है आपका 60 डिग्री। उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि ये जो लाइन अगर है, ये ग्राफ है, वो टू पॉइंट पे काट रहा है। टू मतलब कि वाई वाला एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, एट टू। तो वाई इंटरसेप्ट भी पता चल गया हमको, वाई इंटरसेप्ट भी हमको पता चल गया जो कि है 2। अब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम बोलेंगे देखिए भैया, ग्राफ का मतलब हम एक लाइन बनाएंगे और वो लाइन कहाँ काट कर रहा होगा, प्लस वाला 2 में। कहाँ पे काट रहा है, प्लस वाला 2 में। मतलब अब +2 कहाँ पे होगा, ज़रा तुम सोच करके देखो। इधर तो नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। मान लो ये +2 ये है, तो कोई एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो कि इस वाले पॉइंट को पास होते हुए पास है। अब मान लो चांस ये है कि अगर ये वाला लाइन बना देते हैं तो एक्स एक्सिस से देखो कितना बड़ा एंगल बन रहा है, लेकिन हमको एंगल पता कितना चला है, 60 डिग्री। तो अब सोचो कैसे बना दें कि 60 डिग्री भी हो जाए और तुम्हारा कट भी कितना जाए भैया, +2 पे। तो एक चांस ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई, ऐसा बना दें +2 पे भी कट गया और यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम लोग क्या बोल दिए, 60 डिग्री। ये तुम्हारा एक्यूट एंगल दिख रहा है ना, ये तो तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। तो इसका मतलब इस वाला लाइन के लिए जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा भैया, इस इक्वेशन के लिए ये वाला। ये भी चेक करना है एंगल मैच करना है कि नहीं। अब ये भी चेक करना है कि एंगल हमेशा हम लेंगे एक्स एक्सिस से, लेकिन एक्स एक्सिस से लेंगे, एक्स एक्सिस से कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से। जैसे कि हम इससे पहले देख रहे थे तो ये वाला, उससे पहले वाला देखे तो ये देखो ये बड़ा दिख रहा था ना। एक ही डायरेक्शन लेंगे, इन साइड से नहीं, इन साइड से। ठीक है, अगर ये वाला बात तो समझ में आया तो बहुत सारा सवाल है मेरे पास, चलो करके देखते हैं। अब सच में कमर दर्द करने लग गया मेरा। कोई नहीं, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू √3x प्लस 2। वापस से इक्वेशन याद करो। बोलते हैं y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट, जो कि आपको 2 दिख रहा है। मतलब एक लाइन बनाएंगे तो y पे कहाँ पे कटता हुआ देखेंगे, +2 पे। और m आपको यहाँ पे दिया हुआ है √3। और ये किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ से थीटा जो आ गया वो आ गया आपका 60 डिग्री। अब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका 2 पे कटा हो, यहाँ पे कटा, और कुछ ऐसा बनेगा, ये 60 डिग्री। ठीक है, इधर से क्यों नहीं कटा, क्योंकि कट तो 2 पे रहा था लेकिन ये ज़्यादा एंगल बन रहा था, तो ये नहीं हो सकता है।
ठीक है। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ज़रा चेक करना। तो बोलेंगे ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी तो भैया डिट्टो 1 दिख रहा है, x तो दिख गया, लेकिन m के जगह पे क्या दिख रहा है, -/√3, मतलब m इज इक्वल टू -1/√3 दिख रहा है। और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब याद रखो टेन थीटा में -1/√3 किसका, कौन सा एंगल के लिए वैल्यू था, जो अभी हम बड़ा सा चार्ट बनाया उसमें चेक करना, -1/√3, -1/√3 माइनस ओ, ये रहा किसके लिए, 150 डिग्री के लिए, 150 डिग्री के लिए। तो कहाँ गया भैया, ओ भैया वेयर आर यू। हाँ, तो हम बोलेंगे इससे पता चल गया -1/√3 का मतलब थीटा कितना है, 150 डिग्री। अब इसको आप स्लोप, अब इसको आप ड्रॉ कर दो, आप इसको ग्राफ के रूप में ड्रॉ कर दो। आपको दिखाना है +1 को काटता हुआ, तो +1 यहाँ कहीं कट रहा होगा, +1 यहाँ कहीं कट रहा होगा। अब ये बताना है कि 150 डिग्री एंगल है, तो इधर से लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि ये आपका 90 तो पार कर नहीं रहा है, क्योंकि 90 के लिए तो ऐसा लाइन होना चाहिए ना कम से कम, वो तो पार कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन ना बना करके हमको कैसा लाइन बनाना चाहिए, ऐसा। यहाँ पे 1 पे भी कट गया और आपका 150 भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो इस वाले के लिए आपका जो इक्वेशन बनेगा, ये लाइन बनेगा, वो ये बनेगा। चलो ये बात समझ में आया। अब ये वाला चेक करो, हमको सब वाले को कैसा भी इक्वेशन दे उससे मतलब नहीं है, एक्स वाई दिख जाए और हमको उसको कैसे जैसा सोचना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कितना मिनट हो गया, 52 मिनट। चलो ठीक है। अब यहाँ से y इक्वल टू सोचना है, तो इन सारे को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x और +1। अब यहाँ से देखो, इसको इससे रिलेट करो, ये वाला तो आपका -1 दिख रहा है, ये आपको c इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो m इज इक्वल टू -1 अगर दिख रहा है, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, -1। और -1 टेन थीटा में याद रखना आपका 135 का होता है, कितना का होता है, 135 का। इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं क्या, नहीं आ रहा है, चलो देखो, -1 किसका होता है, टेन में 35 का होता है, 135 का, चेक कर लो। तो ये हो गया ये वाला, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है, 135 डिग्री है। तो अब इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो आप बोल सकते हो 1 में कटाना है ना, 1 यहाँ पे कट जाएगा, 135 मतलब ये बड़ा एंगल ही चाहिए हमको, यानी यही ग्राफ इसके लिए भी बनेगा। अब आप सोचोगे कि भैया उसमें 150 था फिर भी वैसे ही बना, यहाँ पे 135 है फिर भी वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल तरीक़ा से बना रहे हैं ना, मेजर करके नहीं, लेकिन बनेगा इधर के ही तरफ। ये वाला हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा झुका दिए हम, थोड़ा ऐसे ही झुका हुआ रहा होगा, लेकिन एक आइडिया तो पता चल जाता है ना, क्योंकि ऑप्शन दिया जाता है आपको चार को एलिमिनेट करने के लिए। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये है आपका, जैसे मान लो एक हम ऐसा वाला ग्राफ बना के दे देते हैं और ऐसा वाला ग्राफ बना करके दे देते, बोलते हैं 135 के लिए कौन ज़्यादा सही है, ये या ये तो तुम्हारा 135 हो ही नहीं सकता है, तो यही ना सही होगा। तो बस हमको ढूंढना है, हमको पता करना है लगभग जो ग्राफ दिखेगा वो कैसा किसके जैसा दिखेगा, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके लिए चेक कर लो, यहाँ पे तुमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं दिख रहा होगा सीन, लेकिन अभी हम तुमको दिखा देते हैं। यहाँ पे -4y इज इक्वल टू हो जाएगा, वो 3 उधर जाएगा तो -3x और +5 तो पहले से था ही। अब यहाँ से अगर y को डिफाइन करें तो y सिर्फ y को, तो -3/-4, ये 4 जाके इसको डिवाइड कर देगा और ये -4 जाके इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी 5/-4। और अच्छा से देखो ये माइनस माइनस ख़त्म, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 3/4x और -5/4। इसको इससे रिलेट करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या वो ऐसा दिख रहा है। अब c के जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हारे को, -5/4, क्या दिख रहा है तुमको, -5/4। और m के जगह पे क्या दिख रहा है, 3/4। अब याद करो 3/4 कौन सा एंगल के लिए था, 3/4 टेन थीटा में कौन सा एंगल के लिए था, तो याद करना 53 और क्या बोले थे, 53 और 37 डिग्री कुछ एंगल ट्रायंगल बना के दिखाए थे। अगर ये 37 है तो ये वाला 3 है, ये वाला 4 है और ये वाला 5 है। यहाँ पे 3/4 दिख रहा है, मतलब 3/4 परपेंडिकुलर बाई बेस किसके लिए होता है, कौन सा एंगल के लिए, 37 डिग्री के लिए। इसका मतलब ये यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, 37 डिग्री। और सी मतलब एक्स किस जगह पे कट रहा होगा, 5/4, 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा निगेटिव में। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, नॉर्मल ये ग्राफ बनाए, अब कटाना कहाँ पे है, -1 पे, तो -1 आपका y में कहाँ पे है, इधर कहीं होगा -1,
और एंगल भी आपको कम रखना है। तो या तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो या तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो। ऐसे ग्राफ बनाओगे तो ये एंगल कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है आपको, 37 तो नहीं हुआ। ये ऐसा बनाओगे तो आपको 37 दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ गलत है और ये वाला ग्राफ आपका क्या है, सही है इसके लिए। ठीक है। अब इसी तरह तुम और भी चेक कर सकता है। जैसे ये तो आसान है, x इक्वल टू अगर 5 है तो हम बोलेंगे कि देखो भाई x की जगह पे 5 है, y वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू 5 पे ले चला जाओ और ऐसे करके खींच दो। ठीक है, एक पैरेलल लाइन खींच दो। क्योंकि y का वैल्यू कुछ है ही नहीं तो y पे कट कहाँ करके दिखाएं, नहीं ना करके दिखा सकते। दूसरा y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 ऐसे सोच सकता है, हमारा फॉर्मूला था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे x भी नहीं है और m भी नहीं है। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है m का वैल्यू क्या हो, 0। अगर 0 रहेगा तो ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, c मतलब y कहाँ पे कट कर रहा होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, 3। तो m का वैल्यू 0 मतलब टेन थीटा का वैल्यू 0, और टेन थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब कौन सा एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री के लिए। कौन सा के लिए, 0 डिग्री के लिए। तो अब देखो हम तुम्हारे को एक ग्राफ बना के दें तो हम बोलेंगे बताओ भाई स्लोप 0 है, तो मतलब ऐसा तो नहीं बन सकता है, यहाँ तो कुछ ना कुछ स्लोप हो रहा है, ऐसा भी नहीं बन सकता है, यहाँ भी कुछ स्लोप हो रहा है। 0 डिग्री के लिए एक स्लोप कैसा बन सकता है हमारा, कोई एक नॉर्मल सा लाइन बन सकता है। ऊपर से हमको काट करके भी दिखाना है 3 पोजीशन में, +3 में, तो बोलेंगे वाई पे कहाँ कटेगा भाई, +3 पे। मान लो ये वाला क्या है, 0 1 2 3, तो वाई पे कटना है। और स्लोप भी क्या है तुम्हारा 0, तो 0 के लिए हम कैसा लाइन बनाएंगे, ऐसा। ठीक है। y इक्वल टू -3 नॉर्मल तुम बोल लो कि अब उतना ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, -3 यानी कि y में कहाँ है, -3 पे कटा दिए, ऐसा लाइन बना कर लिए। अगर x के लिए पूछा है तो x वाला एक्सिस में काट करके पैरेलल सीधा एकदम खींच दो। y के लिए पूछा है तो y वाला लाइन में काट करके एकदम सीधा कर दो। ठीक है, एक ये हो गया। अब जैसे ये वाला ही ग्राफ देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ही ग्राफ देखो, वाह अभी तक 1 घंटा नहीं हुआ है। यही वाला अगर आप देखो, बोल रहा है कि इसमें जो है ये इक्वेशन है ना, y इक्वल टू 2x-1, ये कौन सा ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, जरा देख लो। y इक्वल टू 2x-1, तो हम बोलेंगे इसको अगर इससे रिलेट करो एम एक्स प्लस सी से, तो c कहीं ना कहीं तो -1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी y एक्सिस पे कहाँ कट रहा होगा, -1 पे। ये वाला लाइन तुमको लग रहा है, ओह कहाँ चला गया भाई, ये वाला लाइन लग रहा है तुमको -1 पे कटता हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव वाला एंड पे कट रहा है। इस वाले में देखो y पे कहाँ कट रहा है, ओ ये भी नेगेटिव में कट रहा है। ये वाला देखो y ये वाला है तो यहाँ पे कट रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होने से रहा। इस वाले में देखो कहाँ कट रहा है, ऊपर की तरफ, जो कि पॉजिटिव है, ये भी होने से रहा। या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। फिर देखते हैं एंगल से, एंगल कितना है भाई यहाँ पे 2, मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपका, 2। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2, यानी स्लोप कितना दिया हुआ है, 2। इस वाले के केस में यहाँ पे इतना वैल्यू दिख रहा है, और इस वाले के केस में क्या दिख रहा है आपका, थीटा से बड़ा। अब देखो अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो आपका कौन सा होना चाहिए, सोचो जरा। 2 दिख रहा है ना, और ये तुम्हारा थीटा बड़ा है। ठीक है, ये आपका थीटा क्या है, तुम्हारा बड़ा है। ऊपर से अगर बड़ा होता है तो बड़ा का मतलब क्या है, 90 से बड़ा। बड़ा का मतलब क्या है, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा का जितना भी टेन थीटा में वैल्यू देखे तो सारा में निगेटिव आया था, किस में आया था, निगेटिव में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका 2 प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव इसका आ रहा है, इसका मतलब कौन सा रहा होगा भाई, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यही रहा होगा ना, कम वैल्यू रहा होगा। ज़्यादा वैल्यू अगर आएगा एंगल का तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोला है एफ इज इक्वल टू -k(x) है। अब इसको बोल रहा है कि यहाँ पे हम ये पहला जो लाइन है वाई एक्सिस, इसको अब एफ मान लिए हैं, और ये तो x है ही, यहाँ पे -k दिया हुआ है। तो अब बताओ इसका स्लोप कैसा बनेगा, तो आसान है, कैसे देखो, f इज इक्वल टू -k(x) है, इसको तुम y रिलेट करो, y इक्वल टू mx होता है ना, ये x हो गया। m के जगह पे क्या दिख रहा है तुमको, कहीं ना कहीं -1 दिख रहा है, m -1 दिख रहा है, m का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा -1 कब होता है, जब थीटा तुम्हारा 135 डिग्री होता है, मतलब ऑप्ट्यूज एंगल। अब बताओ इसमें से ऑप्ट्यूज एंगल कौन दिख रहा है, एक्स एक्सिस से ये अगर लाइन है तो यहाँ तो ऑप्ट्यूज नहीं दिख रहा है। अगर इसका बात करें तो ये भी ऑप्ट्यूज नहीं दिख रहा है, इसका बात करें तो ये भी तुम्हारा नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन जब इसका बात करते हैं तो देखो एक्स से एक्सिस से कितना लंबा एंगल खिंचा है, यहाँ से यहाँ तक 90 और 90 से आधे, यानी 135 कहीं ना कहीं होने का चांस इसका है। इसका मतलब इसका आंसर सी सही है। ठीक है, 1 घंटा पूरा हो गया। ये लास्ट सवाल है क्या, नहीं ये लास्ट है, चलो ठीक है, 2 सवाल और हैं, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म करते हैं हम लोग।
तो बोल रहा है यहाँ पे आपको बताना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे बताओ एक बात, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। अगर वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है तो 10/1 अगर कर दें तो आ जाएगा ये आपके। चलो इससे पहले एक और देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला देख लो, ये ज़्यादा आसान है उससे। तो हम बोल रहे हैं ऐसा करके एक स्लोप ऐसा दिया हुआ है, एक स्लोप ऐसा दिया है। अब पूछता है लाइन बी जो है वो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है। लाइन बी, ये बी है, बी 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 कहाँ पे काट कर रहा है, वाई का नेगेटिव वाला पार्ट में। इसका मतलब ये बात तो सही है, नेगेटिव पे काट रहा है। दूसरा बोलता है लाइन ए जो है वो पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है। लाइन ए जो है वो वाई को काट रहा है, लेकिन कहाँ पे, ओरिजिन से ऊपर, मतलब ये वाला भी बात सही है, पॉजिटिव पे काट रहा है। फिर बोल रहा है सी ऑप्शन, लाइन बी जो है उसका पॉजिटिव स्लोप है। लाइन बी ये है, स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा तो तुम्हारा 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 से ज़्यादा नहीं है तो पॉजिटिव तो होगा भाई, ठीक है, क्योंकि थीटा अगर तुम्हारा 90 से कम था तो सारा पॉजिटिव ही ना वैल्यू देखे थे। और लाइन ए हैज़ नेगेटिव स्लोप, लाइन ये ए है और ये भी तो छोटा एंगल है ना, नेगेटिव स्लोप नहीं, ये भी पॉजिटिव स्लोप होगा। यानी ये बात आपका कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, ये बात आपका कहीं ना कहीं गलत है। देखो ये फोकस बार बार बिगाड़ देता है ना, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है। कितना बज रहा है, 12:08। आज लेकिन सही में कमर इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना, क्या बोले। एक लास्ट सवाल वो है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो वो भी आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड क्या, ज़्यादा है ही नहीं। देखो नॉर्मली हमको पूछा है कि फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पे आप स्लोप निकाल दो या फिर आप इक्वेशन बना दो y=mx+c। क्यों, देखो ये वाला लाइन आपका y के जैसा ट्रीट करेगा और ये वाला लाइन आपका x के जैसा ट्रीट करेगा, वो तो उसका प्रॉब्लम है ना, y को वेलोसिटी मान के रखा है और ये वाला लाइन को ये मीटर मान के रखा है। हमको क्या लेना देना, हमको y=mx+c देखना है। तो ये वाला इक्वेशन बनाने के लिए हमको सबसे पहले m निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, c तो फटाक से दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना भाई वो कहाँ पे काट रहा है, 10 पे। तो c की जगह पे हम फटाक से क्या लिख देंगे, +10। तो y=mx+10। यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए, m का मतलब होता है स्लोप, m का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर हम आपसे पूछें ये एंगल अगर थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 10, और बेस क्या हो जाएगा, 1। तो हम क्या 10/1 बोल सकते हैं, क्या लगता है 10/1 बोल सकते हैं। तो स्लोप भी आपका आ गया 10/1। अब ये डिपेंड करता है कि आप निगेटिव बोलोगे या पॉजिटिव बोलोगे, क्योंकि देखो आप लेते तो भैया हो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे आप टेन थीटा बोलने के चक्कर में ये बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ से बोलोगे तो इसका आपका वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, उल्टा आ जाएगा। तो आप इसको माइनस लगा करके लिख लो, ठीक है, क्या लगा के लिख लो, माइनस लगा के। अब काहे लिखोगे, बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं, अभी सब ऐसे ही देख लो। -10/1 इसका मतलब y= क्या हो जाएगा, -10x+10, और ये तुम्हारा y और x के बीच में रिलेशन आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, लास्ट हो गया। उसके बाद कल हम लोग देखते हैं, कल हम लोग देखेंगे कर्व सब के बारे में, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है, बाय टाटा।